मेजर आर्य, आप थोड़ा ज़रा इंडिया की बात कर लें, क्योंकि इंडिया में भी कुछ चीज़ें बहुत गंभीर हो गई हैं, जिसको आप रेडिकलाइज़ेशन बोलते हैं। अभी पीएफआई बैन हुआ है, पर पीएफआई बैन से पहले 2 चीज़ें मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ। हिजाब केस को लेके जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, बहुत उसपे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, और ये फॉरेन, मैं 3 स्टेप्स में लेता हूँ। फॉरेन एनजीओज़ के ऊपर सरकार ने लॉज़ चेंज करे, बहुत अच्छे लॉज़ चेंज करे, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी लाई। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज़ कि पहले आप 20% से ऊपर अब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं हो सकता था, पहले 50% कर दिया उसको। तो उससे आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है कम कर दी। फिर एंड में आप किस चीज़ के लिए पैसा यूज़ करते हैं, अकाउंटेबिलिटी कर दी। बेसिकली केवाईसी नॉर्म जो आपके मेरे पे लगते हैं, वो एनजीओ पे लगा दिए। उससे कुछ फंडिंग स्क्वीज़ की गई, और बहुत मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी है, ये 20,000 करोड़ के आसपास का इनफ्लो आ रहा था। दूसरा स्टेप जो मैं देखता हूँ, ये पीएफआई जैसे को बैन किया गया, लॉन्ग इन कमिंग, पर जो इसकी ये रेडिकलाइजेशन हो रही है, हिजाब को लेके जो विवाद शुरू कर दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जा रहा है, या जो विवाद लेके अब सरकार स्टेप्स ले रही है, मदरसा में एजुकेशन क्या हो रही है, यूपी में भी इस पे मूवमेंट चल रही है और असम में भी चल रही है। तो ये रेडिकलाइजेशन की आप कितनी थ्रेट देख रहे हैं इंडिया के अंदर, कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इनेबल्स रेडिकलाइजेशन वेरी वेरी इजीली। आपको इंडिया में होने की जरूरत भी नहीं है। तो इंडिया की ये क्या सॉफ्ट अंडरबेली की आप कितनी थ्रेट देख रहे हैं, प्लस आपको क्या लगता है कि जो इंडिया की स्टेट है वो इससे कैसे टैकल कर रही है और क्या सही तरह से टैकल कर पा रही देखिए, ऐसा है कि भारत में जो रेडिकलाइजेशन है ना, वो बहुत आगे से बढ़ गया। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ तो लोग कहते हैं मेजर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, झूठी बात है। योर नेक्स्ट सरप्राइज विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, इट विल कम फ्रॉम केरला। ठीक है, आपका जो अगला सरप्राइज आएगा ना, वो कश्मीर से नहीं आएगा, वो केरला से आएगा। हो सकता है 10 साल के बाद आए, लेकिन आएगा आपका केरला से। तो जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है भारत में, आसाम में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो ये हॉटस्पॉट्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, डू यू नो इस्लामिक स्टेट इज एक्टिव इन असम, है? ISIS and its various sister organizations, if I may use the word sister organizations very loosely, जो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं या उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, दे आर एक्टिव इन असम। आपके मुल्क के अंदर अलकायदा आज की तारीख में एक्टिव है। हाँ, सरकार ठोस कदम ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो रेडिकलाइजेशन की बात है ना, रेडिकलाइजेशन हमें समझना, रेडिकलाइजेशन क्या है, डी रेडिकलाइजेशन क्या है, काउंटर रेडिकलाइजेशन क्या है, ये हमें समझना मास लेवल पे आपको करना होगा। आपने हिजाब की बात करी, हिजाब का मामला शुरू हुआ, हिजाब का मामला खत्म हो गया। आज क्यों नहीं आ रहा है हिजाब? जब कोर्ट में केस आता है तब न्यूज दिखाती है, मीडिया दिखाती है, वरना कोई क्यों नहीं लड़ रहा है हिजाब के लिए? नोबडी इज फाइटिंग। जैसे कि भाई किसानों का था, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, वेस्टर्न यूपी के किसान। क्या केरल में खेती नहीं होती? तमिलनाडु में खेती नहीं होती? मणिपुर में खेती नहीं होती? राजस्थान में खेती नहीं होती? मध्य प्रदेश में खेती नहीं होती? वहां पे क्यों नहीं किसान बढ़ गए? सिर्फ 2-2.5 स्टेट के किसान क्यों बढ़ गए? उत्तराखंड में खेती होती है, लद्दाख में खेती होती है, अंडमान में खेती होती है, कोई किसान सड़क पे नहीं आया। ये सिर्फ आपके 2-2.5-3 स्टेट के लोग सामने आए, और ये मामला चलो सरकार ने विड्रॉ कर लिया, खत्म। हिजाब की जो बात है आज की तारीख में, देखिए ये भी लोग जो है ना पिक एंड चूज कर रहे हैं। एंड दिस विल, कल अगर भारत में शरिया लागू होता है, हम कहते हैं कि साहब मुस्लिम्स के लिए आप शरिया लागू कर दीजिए, तो क्या होगा? ठीक है, गौरव आर्या चोरी करेगा तो 2 साल के लिए जेल जाएगा, गुलाम अली चोरी करेगा, उसके हाथ कटेंगे। यही तो है फिर। तो शरिया आप अगर लागू करते हैं, फिर आप पूरा शरिया लागू करिए। वो नहीं चाहते ना, सिविल लॉ में, पर्सनल लॉ में चाहते हैं। मैं आपको एक हाँ, हिस्टोरिकल बात बताता हूँ, अंग्रेजों की अगर आप 18th सेंचुरी की डाटा पढ़िए, तो वो चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर सेफ रहे, डकैती ना हो, रेवेन्यू सेफ रहे, उनके अफसर सेफ रहे, तो क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म कर दिया गया। वो चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट सेम रहे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वो भी यूनिफॉर्म कर दिया गया। तो रेवेन्यू लॉज एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर कर दिया। वो उनको ना परवाह थी हिंदू क्या कर रहा है, ना मुस्लिम क्या कर रहा है पर्सनल स्पेस में, तो उसको छोड़ दिया। कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस समय कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे हम सबके लिए। तब तक हिंदू कोड बिल भी नहीं आया था। हिंदूज का पर्सनल लॉ भी चल रहा था टू अ लार्ज एक्सटेंट, कम देन मुस्लिम, और मुस्लिम्स का भी चल रहा था। 50s में हिंदू कोड बिल आता है, हिंदू मैरिज एक्ट एक्सेट्रा, गार्डियनशिप एक्ट, और मुसलमानों को जो लॉज है टच नहीं किया जाता। तो वो सारा जो ड्रामा हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का कोई कंसर्न ही नहीं था, आप 4 शादी कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, बीबी को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड को दे रहे हैं, उनको क्या लेना देना था। तो उनका पर्पस, लिमिटेड पर्पस था, रेवेन्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर। वो उन्होंने अपने यूनिफॉर्म लॉ से अचीव कर लिया। तो जब ये शरिया की मांग होती है,
ये क्रिमिनल लॉस के लिए नहीं कर रहे, ये बहुत स्पेसिफिकली अपने पर्सनल लॉस के लिए कर रहे हैं। तो इश्करन जी बात होती है ना, आप तो वकील हैं, इतनी किताबें भी रहती हैं आपके सामने पीछे, आपने पढ़ी होंगी इसमें से बहुत सारी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चक्कर क्या है फिर, क्यों नहीं शरिया लॉ सब आना चाहते? मैं आपसे पूछता हूँ कि करो प्रॉपर शरिया लॉ। देखिए बात यह है ना कि इस्लाम तो फर्क नहीं करता ना, इस्लाम इस्लाम इज एन ओवरऑल वे ऑफ लाइफ, एक मुकम्मल तरीका है जिंदगी जीने का इस्लाम ना। तो आप करिए शरिया लॉ, फिर इसमें क्या होगा? विल अंडर शरिया लॉ आर वुमेन अलाउड टू वर्क? अंडर शरिया लॉ आर वुमेन अलाउड टू हैव हायर एजुकेशन? अंडर शरिया लॉ व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अडल्ट्री? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर होमोसेक्सुअलिटी? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रेप? फिर देखिए ना, बात यह है कि व्हेन यू चूज टू लिव इन अ सेक्युलर कंट्री, राइट, जब आप चूज करते हैं, जब आप कहते हैं कि मुझे एक सेक्युलर कंट्री में रहना है, तो आपको कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है? मैं बोलूं मेरा फ्रीडम ऑफ एक्शन है, तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्शन थोड़ा ना है कि मैं आपके घर के अंदर आके कलेश कर दूं, दैट इज नॉट माय फ्रीडम ऑफ एक्शन। मेरा फ्रीडम ऑफ एक्शन मेरे भले के लिए हो सकता है, आपके बुरे के लिए थोड़ा ना हो सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑल द कम्युनिटी शुड कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट पीस एंड टॉक अबाउट हार्मनी। क्योंकि ये जो है ना नेता, मैं बता रहा हूँ, मैंने कई बार बोला भी है, तो मुझे एक दो फोन भी आया है कि मेजर साहब आप दोस्त हैं एंड दे आर मुस्लिम पॉलिटिशियंस एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं। मैंने बोला गलत नहीं बोल रहा। मैंने बोला आपने कभी जाके किसी मुस्लिम लड़की को ये पूछा कि बेटा आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो? बेटा आपकी कोचिंग करवाते हैं, आप IIT में जाना। बेटा आप एक काम करो, आप खूब मेहनत करो, आप ऑल इंडिया मेडिकल से जाओ, वहां से पढ़ाई करके आप डॉक्टर बनना। आप एयरफोर्स में जाओ, पायलट बनो। आर्मी में जाओ, अफसर बनो, IAS IPS, वकील बनो, जाओ, गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड बिकम अ लॉयर। आपने कभी नहीं बोला। आपने उस बच्ची को क्या बोला? आपने लड़की को बोला बेटा एक काम कर, तू नमाज पढ़ ले, हिजाब पहन ले। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, इट्स गुड। बट आपने एक जबरदस्ती एक इमोटिव इशू लिया और उसको एक पॉलिटिकल रंग दिया कि आपको पॉलिटिकल फायदा, और दूसरी बात है आपको पॉलिटिकल फायदा हो भी नहीं रहा उसका। या तो पार्टी चुनाव जीत रही होती ना। अच्छा, चुनाव भी हार रही है फिर भी गंद मचा, मुझे तो इनका लॉजिक ही समझ में नहीं आता। आप गंद मचाओ, जी खोल के गंद मचाओ, लेकिन जीत तो जाओ भगवान के लिए। चुनाव भी हार रहे हो, गंद भी मचा रहे हो, इट्स लीडिंग नोवेयर। जो रेडिकलाइजेशन, फाइनली यूज करेंगे, एक बात बताता हूँ रेडिकलाइजेशन के बारे में, वेरी वेरी डेंजरस, very dangerous. Kerala is the most educated Indian state with 100% literacy. That is what we have been told time and again. बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं जब से होश संभाला है कि maximum people from Kerala have gone to ISIS. Islamic State fighters maximum Kerala से गए हैं। क्यों? ये हमें सोचना पड़ेगा क्यों ये ऐसे। आप पढ़े लिखे हैं इसका मतलब समझबूझ है, इसका मतलब दुनिया की समझ है, फिर ये रेडिकलाइज किस तरीके से हो गए? इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड रेडिकलाइजेशन? Is it directly proportional or inversely proportional? Or is there a mix? अच्छा, कश्मीर कोई नहीं गया लड़ने के लिए? कश्मीर में भी पाकिस्तानी कहते हैं जिहाद है, जिहाद है। मैंने तो नहीं देखा कोई केरलाइट कश्मीर पहुंच गया। तो सीरिया जरूर पहुंच गए टर्की के थ्रू। फ्रॉम टर्की दे जस्ट जंप द बॉर्डर, गो टू सीरिया, थैंक यू वेरी मच। वहां पे कहानी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं, रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन। ये आपको 4-5 जो हॉटस्पॉट्स है ना, आपको शुरू करना पड़ेगा। मेजर आर्या, केरला की आपने बात की, तो लास्ट बात हम केरला की करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लव जिहाद जो ये कॉन्सेप्ट आया या टर्म आया, सरप्राइजिंगली ये हिंदू समाज से नहीं इनिशियली उठा, ये उठा क्रिश्चियन कम्युनिटीज ऑफ केरला, जिन्होंने आके बोला, उन्होंने मोर्चे निकाले कि लव जिहाद से हमारी क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है। और 2009 में केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट पास करी कि भैया लॉज फ्रेम करो इसके अगेंस्ट, बिकॉज उनके पास डाटा आ रहा था, पुलिस रिपोर्ट पे डाटा आ रहा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार कोई बीजेपी से लेना देना नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, बिकॉज इट इज यूजुअली प्रिज्यूम्ड ये बीजेपी और ये वाला इशू है, नहीं है। कम्युनिस्ट या कांग्रेस गवर्नमेंट है, उनके अंदर पुलिस ने रिपोर्ट दी, उनके अंदर हाई कोर्ट ने जजमेंट पास करी। तो ये जो थ्रेट थी वो पहले केरला में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने फील की गई। उसके बाद अब तो यूपी में भी लॉ बना है जिसमें कन्विक्शन हुई है। और ये अभी निधि गुप्ता, मैं श्रद्धा केस की बात नहीं करूंगा, दैट इज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, बट निधि गुप्ता केस में मदर का वर्जन है कि सुफियान राम का लड़का बार बार मेरी बेटी को आके कन्वर्जन के लिए कह रहा था, 19 साल की थी, उसने नहीं किया, तो उसने उसको छत से फेंक दिया। और एज अ मैटर ऑफ लॉ एंड एज अ मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट, विक्टिम का वर्जन बहुत सीरियसली माना जाता है हीनियस क्राइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन फैक्ट नॉट ओनली हियर। तो ये जो लव जिहाद का हिजाब से भी रेडिकलाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है, जहां पे कन्विक्शंस भी शुरू हो गई हैं, कोर्ट ने एविडेंस अप्रिशिएट किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। ये आप किस तरह देख रहे हैं एज अ थ्रेट टू इंडिया? या आपको लग रहा है इट इज ओवरब्लोन, या आपको लग रहा है इट इज नॉट बीइंग कवर्ड इनफ इन इंडिया? दोनों चीजें अलग अलग तरह से लोग कह रहे हैं।
इसकरण जी, मुझे लगता है इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, एंड सीरियस कॉन्वर्सेशन बियॉन्ड टेलीविजन डिबेट्स। टेलीविजन डिबेट्स पे क्या होता है कि आप तो कितनी डिबेट्स में आ चुके हैं, फिक्स समय होता है और फिर वो चार लोग बोलते हैं तो कुछ पता नहीं लगता। लेकिन आई थिंक सीरियस कॉन्वर्सेशन इस पे होनी चाहिए। दिस होल थिंग अबाउट दिस लव जिहाद एंड ऑल दैट ना, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन अगर किसी को कोई और धर्म लेना है तो एक बात है, अगर मिसरिप्रेजेंट करके वो कर रहा है, ठीक है, किसी लड़के ने बताया मेरा नाम सोनू है, मेरा नाम मोनू है, मेरा नाम टोनू है, XYZ जो भी उसका नाम है, उसने चीज बताई, फिर ऐसे भी केसेस आए हैं विच आई नो ऑफ एंड आई एम श्योर यू आल्सो नो ऑफ। ये तो छोड़िए ना कि वो लड़का था वो जो कह रहा था कि वो लड़की को, वो गुप्ता जो अपनी लड़की का नाम लिया उसको छत से फेंक दिया, वो सब। अभी केस आया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर श्रीलंकन क्रिकेटर को कन्वर्ट कर रहा था, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना। अब आप, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये करोड़पति हैं, ये 5 स्टार से नीचे बात नहीं करते, बिजनेस क्लास से नीचे बात नहीं करते, वर्ल्ड ट्रेवल्ड हैं, एक्सपोजर है। वो पाकिस्तान का प्लेयर श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर को मैच के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो उसने बोला कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, उसने कोई जवाब नहीं दिया, कह रहा मैं नहीं करूंगा। फिर कहता है कि तुम जलोगे दोजख की आग में, यू विल बर्न इन हेल फायर अगर तुम नहीं करते। ये चल रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तानी प्लेयर एक श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर कहते हैं मैच हार जाते हैं। इसीलिए हार जाते हैं कि काम ही ये सब उल्टे सीधे कर रहे हैं लोग। ये इंजमामुल हक है, वो तो तबलीग वाला बन गया, वो उसका काम ही यही है, सब लोगों को बोलना, कन्वर्ट करना। तो पंजाब में देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्जन। पंजाब में देयर इज अ वेरी वेरी विलेजेस अपॉन विलेजेस आर कन्वर्टेड टू, आई थिंक वहां पे क्रिश्चियन कन्वर्जन का ज्यादा चल रहा है। आई एम नॉट अवेयर सो मच, बट आई सॉ समथिंग अ टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री, इट वाज मेड ऑन पंजाब की वेयर यू नो एंड और नाम वही है सिखों वाले, ठीक है, और फादर जसप्रीत सिंह और समथिंग लाइक दैट। यार ये दिस इज वेरी ऑड, It's a very serious issue there. Yes. या तो पंजाब में इट्स सो दिस इज हैपनिंग। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज ना इसमें क्या होगा कि महात्मा गांधी आल्सो स्पोक अबाउट रिलीजियस कन्वर्जन एंड ही सेड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। महात्मा गांधी का, आई वाज वाचिंग अ डिबेट इन व्हिच डॉक्टर आनंद रंगनाथन वाज देयर on a news channel, and Dr. Anand Ranganathan was making this point and he quoted this कि महात्मा गांधी ने बोला था कि you know this is not okay, बिकॉज क्या होता है कि इससे ना बहुत ज्यादा कम्युनिटीज के बीच में और जिससे कलेश हो, जिससे फसाद हो, हिंदू मुसलमान के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव दैट दिस कंट्री बिलोंग्स टू एवरीबडी, ये सबका मुल्क है। लेकिन ना आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, मैं एक कदम पीछे हटाऊंगा, तभी बात बनेगी। अगर मैं बिल्कुल लठ गाड़ के बैठ जाऊं कि नहीं ये तो मेजर की चलेगी, फिर दुनिया किस तरीके से चल सकती है? देन वी कैन नॉट को एग्जिस्ट पीसफुली। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको मिलजुल के भाईचारे से रहना चाहिए। It is a perfect note to end. There is a lot of good happening in India. थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, मिडिल क्लास राइज कर रहा है, पर जो ये अंडरबेली इश्यूज हैं, इसलिए आज मैंने आपसे डिस्कस किए, क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ये जो इश्यूज हैं ये भी बहुत घातक हो सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है, सब मिलके चलें, देश अच्छा हो, सबकी प्रॉस्पेरिटी हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू मेजर आर्या फॉर योर टाइम एंड योर थॉट्स। थैंक यू वेरी मच।